आज जो है वो नवंबर 2012 करते हैं 23। सही है। और सबसे पहले जो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट के कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सही, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने की मैसेज के अंदर लिखा है कि कैंडिडेट शुड ऑलवेज बी इनकरेज टू एक्सप्लेन देयर वर्किंग। सम कैंडिडेट स्पेशली स्टेट द वर्किंग that working should be shown credit is lost quite frequently through a failure to give any explanation whatsoever to accompany the numerical solution। सही है। तो तुमने ये चीज तो वो तुम्हें हर उसके अंदर पिछले वाले उसमें मैंने दिखाई थी, उसके अंदर भी वो यही कहा था। Candidate should be advised not write out large portion of the question with introducing their answer, right? This is very wasteful valuable time। मतलब ना हम हमें लगता है, यानी हम क्या करते हैं कि ना हमें लगता है कि अच्छा ये पूरा जो सिनेरियो हम बता रहे हैं इससे पहले चीजों को कनेक्ट कर रहे होते हैं हम ना पूरा बिठा के। उसकी जरूरत नहीं है, उसको इतनी फिजिक्स उसको भी आती है। सही है। तो तुमने डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखना होगा। सही है, लंबी नहीं करनी बहुत ज्यादा। सही, कैंडिडेट शुड बी एडवाइज टू यूज द डाटा गिवन इन द पेज टू, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सही है। आ जाओ। तो अच्छा जनाब। Okay, so the spacing between the two atoms in the crystal is 3.8 exponent negative 10 meters. State the distance between in picometers। picometer का मतलब होता है exponent negative 12, right? So इसका सिंपल सा तरीका ये है, अगर तुम्हें राउंडिंग आगे पीछे करने में मसला होता है, डेसिमल को आगे पीछे करने में, तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालो। ENG का बटन है, सही है, उसको दबाओ। सही है। अगर तो डेसिमल आगे जा रहे हैं, सही है, -12 में आंसर दे देगा। अगर तो पीछे जा रहे हैं देन शिफ्ट दबा के दबा दो तो वो आपको आंसर दे देगा, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा 380 पिकोमीटर। सही है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ वन डे इन मेगा सेकेंड। सही है। सो टाइम का मतलब है हमारे पास क्या होता है, आवर्स के अंदर हमारे पास होता है ना, तो 24 आवर, 1 आवर कंटेन 60 मिनट, 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड, राइट? तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, और जितना भी टाइम निकल आ रहा है जरा निकालो, टाइम निकालो कितना आ रहा है। देखो कैलकुलेटर तेज चलाना प्लीज। सर ऊपर वाले में टाइम्स 10 to the power -12 नहीं लिखेंगे? ब्रो उसने पी को लिख रखा है ना, तो अब आपको उसकी जरूरत नहीं लिखने की, राइट? जी सर। सही हो गया। ये सॉरी Say time 8.6 for exponent negative 4। ब्रो, नहीं आती यार आवाज, इसमें नहीं आती आपको यार, लैपटॉप आपका जो है ना, थोड़ा सा और तेज बोलना पड़ेगा। 86400 आता 86400, सही है। सो इसका मतलब है कि 8.6 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा, राइट? इसका मेगा के अंदर आंसर क्या बनाओगे? 1 2 3 4, 0.86 हो जाएगा। यस, है ना? अच्छा जी, खैर समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया। जी सर। ओके। अगर हम आगे चलें तो आगे हमसे कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 0.15 टेरामीटर्स। ओके, कैलकुलेट द टाइम इन मिनट फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। ओके, so the speed of the light is 3 exponent 8। So speed of the light is c is equals to distance upon time। So time हमने सब्जेक्ट बना लिया, डिस्टेंस हमारे पास है 0.15 एक्सपोनेंट 12। सही है। और स्पीड ऑफ लाइट आ रही है 3 एक्सपोनेंट 8। जरा निकालो इससे कितना बनता है। अच्छा ये मेगा सेकेंड है ना, इसमें एक जीरो शायद और आ रहा होगा। नहीं है। वो पांच वो बन रहे हैं, तुम लोग ये बोल रहे थे ना, 8 8 6 4 0 0। सो 1 2 3 4 5 6, सही है। तो आप कह रही हो कि 500, तो टाइम आ रहा है 500, मिनट में कन्वर्ट कर दो।
तकरीबन 8 8 मिनट लगते हैं लाइव को यहाँ तक पहुँचने में, तो तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। मेरे पास 8.3 आ रहा है। सही। ओके, अंडरलाइन ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज इन द लिस्ट। तुम्हें पता है कि मोमेंटम वेक्टर होता है, उसकी वजह से मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है इस वजह से मोमेंटम वेक्टर है, वेट वेक्टर होता है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी की वजह से। सही है, जी वेक्टर है इस वजह से डब्ल्यू वेक्टर है, और वर्क स्केलर है, एनर्जी और डिस्टेंस ये तीनों स्केलर है, राइट। चलो, आगे तुमसे बोला है कि द वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम फॉर द एयरक्राफ्ट हेडिंग ड्यू नॉर्थ इज शोन टू स्केल। ओके, और इसने कुछ चीज़ें बना के दी हुई हैं। द स्पीड ऑफ द विंड इज 36 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज दैट मच। ऑन द फिगर ड्रॉ, अच्छा, ड्रॉ एन एरो ऑन द फिगर 1.1 टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, सो एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन ये आ रही है, और ये आ रही है 250 की इसकी स्पीड, और आपके पास 36 मीटर की चल रही है विंड। सही है। सही है, सो बेसिकली ये कुछ इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा वर्टिकल की डायरेक्शन। राइट, ऐसे ही बन रहा होगा, क्योंकि जब हवा चल रही होगी तो थोड़ा सा उसको साइड वेज राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये तो वो उधर चला जाएगा। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर। अच्छा, अब इसने यहाँ पे कोई तरीका मेंशन नहीं किया हुआ। सही है। सो हम किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो अगर तो हम इसको लाइक वेक्टर ट्राइंगल से बनाएं, तो हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास, सही हो गया, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। सही है। अच्छा जनाब, ये इसने हमें दे दिया 250। सही है। ये पीछे से आ रहा था एंगल 45 का। सही है। तो और ये हमारे पास जो है आ जाएगा 36। अच्छा, इस एंगल को अगर हम बनाएं, ये वाला एंगल बन जाएगा 45। सही है। और अगर हम इसको ले लें, सो 45 90, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा। सही है। तो ये 45 हो गया। सो अब जो है इसको सॉल्व कर लो आप। हमने ये रिजल्टेंट निकालना है। सही है, सो कॉस रूल लगा लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ए टाइम्स बी, राइट। तो अगर हम कॉस थीटा में रख लें 45, राइट, और ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 250 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 का स्क्वायर, माइनस सी हमारे पास रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 250 इंटू 36, राइट। सो कॉस 45 इज अंडर रूट 2/2। सही है। तो 2 इंटू 250 टाइम्स 36, राइट, इंटू कॉस 45। सही है। और फिर आपने 250 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। सही। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। आर का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रहा होगा, वो आपके पास ये बन रहा होगा। सर ये एंगल 46 कैसे आया? 45 रो। अच्छा बता रहा हूँ, पहले ये तो निकाल दो यार प्लीज, मैं तो एक्सप्लेन कर दूँ और अंडर रूट होगा पूरा। सर 225.9। 225.9, ओके।
225.9। अच्छा, सो 2SF के अंदर अगर हम लिखें आंसर, सो 230 हो जाएगा। सही है। अच्छा जनाब, देख लो भाई। इसको अगर मैं थोड़ा सा लार्ज स्केल पे बना दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, एक तो इसका ये तरीका था, दूसरा तुम फोर्स रेजोल्यूशन से भी कर सकते हो, राइट? वो आता है बिल्ला, उससे उससे सही सही लगता है, इससे सही लगता है, जिसमें हम कंपोनेंट बना के सॉल्व करते थे। सर हेड टू टेल ज्यादा सही लगता है। नेट टू टेल ज़्यादा सही लगता है, ओके। सो ये हमारे पास थे दो वेक्टर्स, सही है। रिजल्टेंट हमारे पास इधर बन रखा था, सही। ये हमारे पास रिजल्टेंट था, सही है। तो ये 250 था, सही है। और ये हमारे पास था 36। ये तो हमारे पास इनिशियल डायग्राम थी, सही है। अच्छा, अब अगर आप देखो, तो उसने जो है ना, ये लाइन बेसिकली जो ऊपर उसने एक्सटेंड की हुई थी ना, मैंने उसी लाइन को आगे ड्रॉ किया हुआ है हेड टू टेल बनाने के लिए, सही है। और वो इसलिए क्योंकि दोनों का हेड, एक का हेड दूसरे की टेल पे आ रहा था, राइट? क्योंकि इसका इसका हेड है और इसका टेल है। जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो उसका टेल पीछे आ जाएगा, राइट? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये जो एंगल इसने बना के दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे ही दिया हुआ है। यस, जी सर। सही है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, सो ये सेम लाइन हमने कंटिन्यू की है, तो इस इवल एंगल भी 45 होना चाहिए, राइट? जी सर। सही है। अच्छा, अगर मैं ये ट्राइंगल बना लूँ, अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल बना लूँ इस तरह से, सही है। सो ये 45 है, ये 90 है। सो ये 45 प्लस 90 माइनस 180 करोगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा, तो वो कितना होगा? 45। परफेक्ट। सो ये भी आ गया 45, सही। सो अब हम ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल लेके काम नहीं कर सकते क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है, इनकम्प्लीट एंगल था, सही है। सो हमने ये ले लिया 45, राइट? समझा भाई? जी सर। बस ये किया हमने, सही हो गया। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक मिनट, इसकी मार्किंग की चेक कर लेते हैं। सो ये आ रहा है, ओके। दोनों दोनों तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने ये लिखा हुआ है। और ओके, सही है। अच्छा, ओके, सही है। ये आ रहा है 0.0, हाँ हमने करेक्ट कर लिया था ना इसको। हाँ, करेक्ट कर लिया था, ओके। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 8.3 मिनट, ओके। मोमेंटम इन वेट आ रहा है, एरो टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन अबाउट इतने डिग्रीज का उन्होंने वो दिया हुआ है, राइट? तो उतना डिग्री, उतना डिग्रीज आप ले सकते हो। यानी अगर आप जो है ना यहाँ पे एक रखो प्रोटेक्टर, ये आपके पास है, सही। ये वाला डिग्री उसने बोला हुआ है कि 4 से 24 डिग्री तक होना चाहिए, सही है। तो तकरीबन इतना तो होगा। यानी यहाँ पे तो ऑब्वियस बात है, जब प्रोटेक्टर यूं रखोगे आप, यूं रखोगे इस तरह से प्रोटेक्टर, राइट? सॉरी, इस तरह से रखोगे और ये देखोगे आपके पास कितना आ रहा है, सही है। सो आपको पता चल जाएगा वहां से। अच्छा, खैर। सो अलाउ, अच्छा उसने स्केल स्केल डायग्राम ड्रॉन, या तो उससे कर सकते हो आप, और यूज ऑफ द कोसाइन फार्मूला हमने इससे किया है, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आप उससे भी कर सकते हो, सही है। तो इन तीनों को वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास, हमारे पास आ रही है 226 आ रही है, ओके। 220 से 240 फॉर द स्केल डायग्राम, उसने इतनी रेंज दी हुई है सिर्फ स्केल डायग्राम के लिए। अलाउ 1 मार्क फॉर द वैल्यू बिटवीन इतनी, सही है। तो 1 मार्क मिलेगा आंसर का। और ओके, सही है। लेट्स सी द एग्जामिनर रिपोर्ट। द आंसर वर गिवन, वर एबल, अच्छा, पार्ट बी में जिसमें हमने टाइम कैलकुलेट किया था दिन का, वेयर अ कैंडिडेट डिड नॉट गिव द करेक्ट आंसर इन ए, देन यूजुअली एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स वाज गिवन इन बी का पार्ट 1, सही है। और जहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट किया था उसका, सन से लेकर अर्थ तक लाइट के पहुंचने का, मोस्ट आंसर वर करेक्ट विद द आंसर बीइंग गिवन appropriately as a decimal to 2 or 3 significant figure, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने वो था, क्या बोलते हैं, स्केलर वेक्टर का दिया था। सो मेजॉरिटी ऑफ द आंसर वर करेक्ट, बट a surprisingly large number of include either work or distance as, ओहो, डिस्टेंस को वेक्टर मत कर देना प्लीज। अच्छा, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं many candidate were drawn without careful thoughts as to the direction, डायरेक्शन लोगों ने गलत बनाई, सही है। जो हमने 4 डिग्री वाला मैंने बताया, ये वाली जो डायरेक्शन, ये गलत बनाई है, सही है। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है, इन दीज सिचुएशन एन एरो
was drawn to the right of the center line at हाईली इनअप्रोप्रिएट एंगल। सही, मतलब उसने जो 4 से 24 डिग्री एंगल दिया हुआ है, लोगों ने उससे ज्यादा एंगल पे बनाया हुआ है। सही है। Conversely, there was a minority of careful drawn scale diagram. So scale diagram अगर जिन्होंने बनाई है तो सही है। The cosine formula was used correctly in a minority of the script. आपके भाई ने भी यूज किया है। सही है। Where candidate attempted to calculate two perpendicular component for the resultant velocity of the aircraft may fail to apply correctly the component of the wind speed. Right. तो बेसिकली अगर तुम उसको रिजॉल्व करो तो तुम्हारा एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। राइट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 36 sin 45, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा cos 45। राइट। सो जो है जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सो 250 में से तुमने 36 कॉस sin 45 को माइनस करना है। सही है। और 36 cos 45 ऐसे ही रहेगा, 36 cos 45 ऐसे ही रहेगा। और दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों को आपने रूट करना है फिर उसके बाद। सही है। होल रूट करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने की वजह से। राइट। तो ये कहानी है। अगर तुम्हें ये समझ में आता है, वेल एंड गुड। अगर तुम लाइक मैकेनिक्स पढ़ो मैथ्स के अंदर और तुमने ये पढ़ लिया हुआ है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर खैर है, जाने दो। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि the two planks of wood A and B, A, B and C, D are inclined at an angle of 15 degrees to the horizontal. The two wooden planks are joined at point B, okay, in the figure 2.1। सही है जनाब। मास m दे रखा है और दोनों के एंगल सेम है, हाइट दोनों की सेम रखी हुई है। ओके। अच्छा जी। So a small block of a mass m released from the rest. Initial speed of is zero. So yeah, at point A, it slides down the slope to B and up the opposite side to C. Okay. The point A and C are this much above. Assume the friction force are negligible. अगर friction force negligible है तो अगर उसने यहाँ से छोड़ा है तो वो M को A से छोड़ा है तो वो exactly C पे आके रुकेगा, फिर exactly C से वापसी B पे जाएगा, फिर वापसी M पे आएगा। राइट, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। Describe and explain the acceleration of M as it leave as it travel from A to B and from B to C। अच्छा जी, acceleration की बात करें तो अगर हम इसके एक्सेलरेशन को देखें तो जो ग्रेविटी होगी वो तो 9.81 की डाउनवर्ड लगेगी। सही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी स्ट्रेट अवे नहीं लग रही होगी, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट ऐड करेगा यहाँ पे। सही है। ये वाला कंपोनेंट ग्रेविटी का ऐड करेगा। सही है। तो जनाब अगर हम देखें तो ग्रेविटी हमारे पास होगी डाउनवर्ड। तो ये ग्रेविटी डाउनवर्ड होने की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा पॉइंट ए की तरफ, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉइंट बी की तरफ टुवर्ड द सेंटर होगी। सही है। तो जब वो ए से बी की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन बी की तरफ होगी, और फिर जब वो सी से बी की तरफ जा रहा होगा तो भी एक्सेलरेशन ए की तरफ ही होनी चाहिए। राइट। सही हो गया, इतना समझ लो। अच्छा जनाब, और चूंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी नहीं है, सो एक्सेलरेशन दोनों जगहों पे सेम मैग्नीट्यूड में होगी। सही है। जब 3 मार्क दे रहा है। अच्छा, तो हम कह देते हैं कि भाई when it travel from A to B, the acceleration would be constant and directed toward B। राइट। सही, ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट तुम क्या लिख लोगे? सही है। when it uh, move to C, the acceleration remain directed to B। सही, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा the magnitude of the acceleration remain the same।
राइट, ये हो गया, सही है। तुम कह सकते हो कि 9.81 क्यों नहीं लग रही, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि जाहिर बात है 9.81 की डायरेक्शन में तो मूव नहीं हो रहा, तो इससे वो तो नहीं लगनी चाहिए। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसलिए लेना है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। राइट, तो इस वजह से उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है। राइट, बच्चों ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? जी ओके, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर एम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ओके। तो हो उसने हमें इनिशियल स्पीड दी है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास, उसने पिछले वाले पार्ट में हमसे एक्सेलरेशन पूछी है, उसने हमें डिस्टेंस हाइट बताई हुई है, उसने हमें मास नहीं बताया हुआ, सही है। उसने हमें, अच्छा, कैलकुलेट द टाइम, 3 नंबर दे रहा है। अब मेरा ध्यान इसमें दो चीज़ें कह रहा है, या तो मैं काइनेमेटिक्स लगाऊं, सही है। अगर मैं काइनेमेटिक्स लगाता हूँ तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, सही है। और अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट भी मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। हम लगाते हैं कि जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी एट ए है, था अभी था एट ए, तो जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी एट ए, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में एट बी। राइट, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज गिवन बाय एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर। राइट, सो एम से एम कैंसिल हो गया, मास की जरूरत ही नहीं पड़ी, चलो। तो जी हमारे पास है 9.81, एच हमारे पास है 0.26, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, सही है। अच्छा जी तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। जरा वेलोसिटी निकाल दो, कितनी आ रही? सर 2.26. 0.2626, सर ओके। 2.26. अच्छा, सॉरी, आई 2.6, ये 0.26, मुझे एक 0.26 है जरा। 2.26, ओके, सही है। अच्छा, वेलोसिटी हमने निकाल दी, लेकिन फिर तो लंबा हो जाएगा खामखाई में। हमने वेलोसिटी निकाली, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, सही है। अच्छा, हम वैसे अगर एक्सेलरेशन देखें, सो एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड, हम एंगल दिया हुआ एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, जी साइन 15 से निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी, सही है। 9.81 साइन 15 करो, कितना बनता है, एक्सेलरेशन कितनी बन रही है? तो फिर 2.24 आप कह रहे हो, तो एक काम करते हैं ना, फिर काइनेटिक एनर्जी वाली वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, उससे लंबी हो जाएगी बहुत। अगर हम बोले एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, तो वो वाला तरीका मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था, मैंने उसको हटा दिया। अगर मैं हम इससे सोचें, तो हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी, सही है। अगर हम निकालें कि हमारे पास ये बन जाएगा 9.81 साइन 15, सही है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है 2.54, जो तुम लोग ने बोली, ओके। अच्छा, हमारे पास ये वाला एंगल है, तो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा फिर, सही है। तो जो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, अच्छा जी, ये क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो साइन हाइपोटेन्यूज लग जाएगा, सही है। तो साइन 15 और ऑपोजिट 0.26 अपॉन ए बी, राइट। तो ए बी हमारे पास आ गया, जरा निकालने इसको कितना बन रहा है ये?
15? 1 है। 1 बन रहे हैं, ओके। तो ए भी हमारे पास आ रहा है 1। सही। अच्छा, और चलो अब यहाँ से फिर हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। सो 1 हमारे पास एस के अंदर आ गया, यू टी हमारे पास हो गया 0। मैं लिख देता हूँ। सही है। सो एस हमारे पास हो गया 1, यू हमारे पास 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2.54 आ जाएगा। सही है, और अंडर रूट। तो निकाल दो कितना आता है टाइम। 0.88। ओके, 0.88। राबिया ब्रो, अगर आप जाना चाहो तो निकल जाना, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग भी बस थोड़ा सा करके कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए ये किसी तरीके से। नहीं तो जितना भी होगा देखा जाएगा फिर। सही है। अच्छा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एम एट बी। एट बी वो तो हमने निकाल ही ली थी, वो 2.24 आ रही थी उसकी, जो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कर दो उसके, इसमें ये हो जाएगा। सो तो ये पिछले वाले पार्ट में अगर हम करते तो शायद हमसे ना हो पाता वो, या मे भी शायद हो जाता। सो हमने कहा कि भाई एम जी एच एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर एट बी। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, एम से एम कैंसिल कर दो। एंड 9.81 इंटू एच हमारे पास है 0.26। सही है, इंटू 2, और तुमने उसको अंडर रूट कर दिया तो तुम्हारे पास भी आ गई, जो कि 2.26 आ रही थी, नहीं हम इसको 2.3 ले सकते हैं। राइट। अच्छा जनाब, चलो आगे चलते हैं। द प्लैंक बी इज एडजस्ट। अच्छा एक मिनट, इसकी मार्किंग की वीडियो चेक कर लें। The acceleration A to B and B to C are the same in magnitude। सही है, acceleration A to B and B to C are opposite in direction। हाँ सही है, वो हमने लिख दिया toward B है। सही है, component of the weight down the slope provide the acceleration। अच्छा हमने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा, component of the weight down the slope। सही है। सो शायद हमें 2 नंबर मिलेंगे, तीसरा नहीं मिलेगा। सही है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ऐड करनी होगी, component of the weight down the slope is equals to acceleration। सही है। सो ये कहानी है। अच्छा जी, 0.89 आ रहा है इनका, तो इसका मतलब वो राउंड ऑफ हो रहा होगा 0.88 जो तुम लोग ने निकाले हैं। 0.026 आ रहा है। सही है। यूजिंग लॉस ऑफ कैन स्कोर फुल मार्क्स। इसकी एग्जाम में रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी, इसमें ना कुछ मुश्किल मसाइल वो बोलेगा। अच्छा, पार्ट ए के अंदर जो है ना, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है, उसके अंदर कह रहा है इट वाज वेरी कॉमन टू फाइंड दैट द candidate thought that the acceleration would increase from A to B and then decrease from B to C rather than displaying constant acceleration and constant deceleration, right? तो वो तुमने उसको ध्यान में रखना है, right? जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे अगर मूव करेगा तो उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऊपर मूव करेगा तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे तो डिसेलरेट करेगा, राइट। अच्छा, despite the instruction to describe and explain, most answers were restricted to a description। Few made reference to the equal magnitude of acceleration and deceleration as a result of the component of the weight of m down the slope। ये हमने ये वाली बात नहीं लिखी थी। There were some correct response, but many indicate an acceleration of g down a slope of length 0.26। मतलब तो हमने लेंथ जो 0.26 की लेनी है वो नहीं लेनी, बल्कि वो लेंथ ऑफ द स्लोप लेनी है, राइट। जिसको हमने हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस से निकाला है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला है। अच्छा, उसके बाद तुमसे कह रहे हैं कि दिस कैलकुलेशन कुड बी completely सक्सेसफुल। सॉरी, so this calculation could be completed successfully either by considering the motion down the incline or by using the energy changes of the vertical fall of 0.26। There were many answers based on an incorrect working in part A that were given credit। Part अच्छा, part B का 2।
ओके, मतलब वो पिछले वाले पार्ट में तुमने वेलोसिटी निकाली थी 2.4 पे, तो कह रहे हैं कि इसका नंबर दे रहा है। ओके। अच्छा, द प्लैंक बी इज एडजस्टेड सो दैट द एंगल इट मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज, एंगल इंक्रीज हो गया। M is released from the rest, okay. So at point A and slides down the slope to point B. सही है. It then slide a distance along the plank from B towards C. सही है. Use the law of conservation of energy to calculate the distance. Explain your working. अच्छा, इसमें तुमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन योर वर्किंग। तो एक्सप्लेन योर वर्किंग बोले तो थोड़ा सा तुम बता दो कि इसके अंदर कहानी क्या होगी। सही है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना, होना तो ये चाहिए कि अगर आपने जो प्लेन है उस प्लेन को अगर आपने यहाँ पे आपने सेम ही रखा हुआ है 15 डिग्रीज, राइट। और ये वाली हाइट आपने ली हुई है 0.26, राइट। और इसको आपने जो है वो इंक्लाइन कर दिया, राइट। एंड दिस इज इंक्लाइन एट 30 डिग्रीज नाउ। सही है। दोनों की प्लैंक की जो दोनों की लेंथ होनी है वो सेम होनी है, राइट। क्योंकि अब आपने प्लैंक चेंज नहीं किया है, जो रैंप है वो चेंज नहीं किया, तो दोनों की जो लेंथ है 1 मीटर 1 मीटर क्यों नहीं है। सही है। जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली थी, राइट। सो एक तो ये बात हो गई। सही है। अब आप क्या कह रहे हो कि आप ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर रहे हो, राइट। पहले क्या था कि दोनों सेम एंगल पे थे, तो ए से रिलीज कर रहे थे, बी से होता हुआ एग्जैक्टली सी पे जा रहा था, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो ए पे है वो लूज होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी बी पे, और काइनेटिक एनर्जी से वापसी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी सी पे, राइट। सो अब सी यहाँ पे आ रहा है, सही है। लेकिन वो यहाँ तक नहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है, आपने एंगल चेंज कर रखा है। तो वो उतनी ही हाइट पे आएगा जितनी हाइट पे उसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू 0.26 रहेगी, राइट। मेकिंग सेंस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी इनिशियल हाइट इतनी है, इससे ज्यादा हाइट नहीं है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी, राइट। तो टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती फाइनल पॉइंट पे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनल की जो हाइट होनी चाहिए वो 0.26 होनी चाहिए। आई होप सो ये सेंस बना रहा होगा। सही है। सो अब तुमने कहा कि अब एक्सप्लेन योर वर्किंग में तुम कह सकते हो बाय बाय यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसने कह दिया, तो अब इसी को हम यूज कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, या तो आप ये कह लो कि काइनेटिक एनर्जी एट बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, या आप कह लो कि भाई लॉस इन काइनेटिक, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ए की हो रही है। सही है। ए से बी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, और बी बी से उस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, लेट्स से दिस इज एक्स, तो इस पॉइंट तक गेन हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप काइनेटिक को बीच में से मिस भी करा सकते हो। सही है। तो अगर हम ये कहें कि हम काइनेटिक को मिस करा दें, हम ये कहें कि जीपीई एट ए, जीपीई को फुल फॉर्म लिखना है, इस तरह समझ लिखना, जीपीई एट ए। सही है। या लॉस इन जीपीई एट ए is equals to gain in GPE at some uh, vertical distance above B, above B, right? I think ये explanation सही रहेगी। सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, हम ये कह देते हैं। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना है कि कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो अगर तुम ये नोटिस करो तो तुम्हें ये एंगल दे रखे है 30 का। सही है। तुम्हें ये पता है कि ये लेंथ तुम्हारे पास आ रही है 0.26 की, राइट। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। सही है। तो साइन 30 इज इक्वल टू, वर्टिकल में दे रखा है, मतलब क्या रखा है वो तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता चला कि जितना इनिशियल होगा उतनी फाइनल होना चाहिए। तो 0.26 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज में निकालना है, राइट, विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द प्लैंक। तो उसको अगर तुम निकालना चाहो तो दैट वुड बी 0.26 डिवाइडेड बाय साइन 30। सही है। तो इट इज एग्जैक्टली 0.52 नाउ, राइट। तो ये आपके पास हो गया, राइट। अगर हम इसकी मार्किंग की चेक करें तो की मार्किंग की कहता है कि द लॉस ऑफ जी पी ई एट ए इज इक्वल टू गेन, ऐसा ही है। सही, एट सी, अच्छा एट सी बोल रहा है। सही है। हमने हमने उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दिया है। और द लॉस ऑफ की, अच्छा वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके ओके फाइन, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो ये हमने अच्छा, ये इस वाली चीज का वो कोई अलग से नंबर नहीं दे रहा है, राइट? वो पूरा एक ही चीज के अंदर इंक्लूडेड है, फिर आंसर का एक नंबर दे रहा है डायरेक्ट, राइट? तो जब आपने एक है तो आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन, राइट? और इसकी अगर हम एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, so candidate were expected to answer their working, right? Where some explanation was given, this was frequently inadequate, being a statement of law, the conservation of energy. मतलब सिर्फ conservation of energy मत दे देना, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो बताना है, ए से बी में, बी से सी में, वो चीज़. Candidates were expected to appreciate that the gravitational potential energy would be the same before and after the motion. Hence, the block would rise to the same vertical height. वो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों हो रहा है, राइट? तो ये कहानी है. क्लियर हो गया? आई होप सो क्लियर हो गया होगा. सही है. चलो. सो क्वेश्चन सी हमसे कहते हैं कि डिफाइन पावर. सो पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क. सही. अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि a cyclist travel along a horizontal road. The variation to time t of this speed v as shown in the graph. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो इसका ग्रेडियंट तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस बताएगा. स्पीड टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट डिस्टेंस बता देगा. वो ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस बताएगा. सही है. सही है. ग्रेडियंट ये हो जाएगा, और एरिया तुम्हें डिस्टेंस बता देगा, राइट? अच्छा जी. द साइक्लिस्ट मेंटेन्स अ कांस्टेंट पावर and after some time reaches a constant speed. Describe and explain the motion of the cyclist. अच्छा, तो अगर हम इसको देखें, अब यहाँ पे कोई ग्राफ से देख के तो नहीं बताना कोई, क्योंकि उसने एक तो मेंशन नहीं किया हुआ कि ग्राफ को देख के आपने बताना है, राइट? और ग्राफ में भी कहीं पे आपको कोई कांस्टेंट स्पीड होती हुई दिख नहीं रही है, राइट? सो जब वो कांस्टेंट पावर जनरेट कर रहा होगा, तो कांस्टेंट पावर का मतलब है कि फॉरवर्ड फोर्स आपने कांस्टेंट रखी हुई है, राइट? पावर इज इक्वल टू एफ वी, राइट? सो फॉरवर्ड फोर्स आपने कांस्टेंट रखी हुई है, ड्रैग इंक्रीज होता रहेगा, ड्रैग इंक्रीज होगा और वो फॉरवर्ड फोर्स के बराबर आ जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो कांस्टेंट स्पीड रीच हो पाएगी, राइट? तो ये सो हम कहते हैं कि भाई कांस्टेंट पावर प्रोड्यूसेस कांस्टेंट फॉरवर्ड फोर्स. सही है. ये एक बात हो गई. सही है. ड्रैग increases with the speed. सही है. And become equal and opposite to the forward force. सही है. तो क्या होगा तीसरा पॉइंट के resultant force decreases to zero, and he reaches the constant speed, राइट? ये हो गया. अच्छा जनाब, अब ये थोड़ा सा ना कहानी वाला है, जो उसको मार्किंग की भी देख लेते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि किसमें मार्क्स लूज होते हैं. As the speed increases, drag air resistance increases, the resultant force reduces, hence the acceleration is less. Constant speed when the resultant force is zero. Okay.
Air resistance increases as the speed increases. Drag as the speed increases, drag और air resistance भी सही, हमने भी यही लिखा है कि स्पीड के साथ ड्रैग को इंक्रीज किया. In such definition, it is necessary, power की definition को बोल रहे हैं कि in such definition, it is necessary that the nature of the ratio is made clear. Candidates should be advised that the power does involve a transfer of energy, and therefore defining power as being energy over time is not appropriate, right? For both the numerator and the denominator of the expression, the change in each quantity should be shown. Okay. So हमने हमने लिखा है rate of change, right? Rate of change of energy, right? तो ये हमने लिखा है. अगर आप एनर्जी ओवर टाइम करके आओगे तो वो शायद गलत करेगा, ये बोल रहा है. सही है. यहाँ पे मार्किंग की लिखता है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर इज इक्वल टू वर्क डन टाइम टेकन लिख रहा है. सही है. तो टाइम टेकन का मतलब वर्क डन होगा तो उसमें चेंज नहीं लगाना होता. टाइम टेकन आपने लिखना है. और एनर्जी ट्रांसफर टाइम टेकन पर टाइम, सिर्फ अगर आप एनर्जी ओवर टाइम लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. अगर आप ये लिख रहे हो इस तरह से तो आपने पूरा फॉर्मूला तमीज से लिखना है, राइट, जिसमें प्रॉपर फिजिक्स करेक्ट हो. सही है. पार्ट बी देख लेते हैं. कैंडिडेट डू नीड टू गेन एक्सपीरियंस एज as to the interpretation of such graph. Okay. In many instances, the statement were limited to discussion of the gradient of the graph. It was expected that the reduction in magnitude of the acceleration would be related to the resultant force and hence the resistive force. उसने कोई बोला वो तो नहीं है इसका, बल्कि काहे कोई रिलेट करे. खैर, हमने कोई रिलेट नहीं किया और आई डोंट थिंक सो वो इसका नंबर काटेगा, बट स्टिल जिन्होंने बच्चों ने वो किया है ग्राफ से रिलेट किया तो वो उसको बोल रहा है कि पूरा रिलेट करके दिखाओ. सही है. Okay. So when the cycle is moving at a constant speed of 12 meter per second, the resistive force is that much, shows that the power of the cycle is about this much. अच्छा देखो, एक इसमें ना एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन बच्चों को हो जाता है कि भाई अगर तो ये जा रही है साइकिल, सही है, इस पे लग रही है एक अदद फॉरवर्ड फोर्स एफ, एक लग रही है रेजिस्टिव फोर्स, छोटा वाला एफ ले लेते हैं. सही है. अब देखो उसने कहा है भाई द रेजिस्टिव फोर्स इज 48 न्यूटन, मतलब छोटा वाला एफ इज 48 न्यूटन, राइट. लेकिन देखो तुम्हें कांस्टेंट स्पीड बोल रखा है, राइट, तो इसका मतलब है कि बड़ा वाला एफ ऑल्सो 48 न्यूटन होना चाहिए, राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है रेजिस्टिव फोर्स दोनों इक्वल करके तभी कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव होगी, राइट. सही है. अब उसने मसला मसला ये है इसमें, क्योंकि वो तुमसे बोला है कि रेजिस्टिव फोर्सेस इतनी है, बोला शो दैट द पावर ऑफ द साइक्लिस्ट. अगर तो तुम वीक हो ना तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुम फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी करोगे करके आ जाओगे. सही. लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग ज्यादा चल रहा होगा उस टाइम पे तो तुम बोलोगे कि अच्छा, तो उसने बोला है कि साइकिलिस्ट की पावर निकाल दो, इसका मतलब है साइकिलिस्ट ने जो फॉरवर्ड फोर्स लगानी है तुम्हें वो चाहिए होगी. फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे लिख नहीं रखी, तुम इस चीज को पकड़ ही नहीं रहोगे कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब है क्या. तो ये कांस्टेंट स्पीड का मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को रेफर कर रहे हैं कि फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स है, राइट. तो तुम उसको नहीं पकड़ोगे, तुम आधा सोचोगे गलत करोगे. सही है. या तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अपने आप को कंफ्यूज कर दो अगर ज्यादा सोचना शुरू करोगे तो, राइट. सो 48 न्यूटन इंटू 12 अगर आप कर दो तो आपके पास कुछ ना कुछ बन जाना चाहिए. तो हमारे पास 48 इंटू 12, तो दिस इज 576, दैट इज राउंडेड ऑफ टू अप्रोक्सीमेटली 600 वाट्स. अच्छा जनाब, उसके बाद तुमसे कह रहा है कि यूज अ ग्राफ 3.1 टू शो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन हिज स्पीड इज 8 मीटर पर सेकंड इज अबाउट 0.5 मीटर पर सेकंड. सही है. अच्छा, तुम यहाँ पे लिख दो कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. सही हो गया. एक बात तुमने ये लिखी. अच्छा, अब क्या करोगे कि तुम जो है एक्सेलरेशन देख लो एट 8 पे, तो 8 तुम्हारे पास आ रहा है ये रहा. सही है. टेंजेंट ड्रॉ कर लो. अब मेरा टेंजेंट थोड़ा सा गलत बनेगा तो मैं इस पे बना रहा हूँ, लेकिन स्टिल हम देख लेते हैं कि कितना हमारे पास आ रहा है. एक तो यही पॉइंट ले लेते हैं. सही है. तो ये आ रहा है चलता हुआ
इधर आ रहा है, सही है। सो एक्स एक्स पे आ गया 6, 6.4, 6.8, तो 6.8 कॉमा 8, राइट। ग्रेडियंट लेने से हैव टू मेक श्योर कि ग्रेडियंट के तुम्हारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, राइट। एक ही वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 कॉमा, अच्छा, सो दिस इज 6, 7 ना, तो 4, 6.2, 6.4, 6.6, तो 6.6, राइट। अगर हम इनको ग्रेडियंट निकालें तो इसका ग्रेडियंट में भी बनेगा 8 माइनस 6.6 डिवाइडेड बाय 6.8 माइनस 4। सो इट इज, और ये भैया हैवी हो गया ये तो। एग्जैक्ट आ रहा है 8 माइनस 6.6 डिवाइडेड बाय 6.8 माइनस 4 इज इक्वल टू ग्रेडियंट, राइट। अच्छा जी। तो अगले पार्ट में आपसे कहते हैं द टोटल मास ऑफ द साइकिलिस्ट इन द बाइसाइकिल इज 80 kg. Calculate the resistive force R acting on the cyclist when his speed is this much. Use a value for the acceleration in part 3. Okay. तो जैसे पार्ट 3 में हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि हमारे पास ये साइकिलिस्ट है, ये साइकिल है बेसिकली, सही है। ये इस पे फॉरवर्ड फोर्स है, राइट, और ये बैकवर्ड फोर्स है, राइट। जाहिर बात है कि अनबैलेंस फोर्स होंगी तभी हम एक्सीलरेशन की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू यूज कर सकते हैं, राइट। तो अच्छा, उसने कहा कि कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स आर। उसने पिछले वाले पार्ट में बताया हुआ था कि रेजिस्टिव फोर्स 12 की वेलोसिटी पे 48 है, राइट। तो इसको प्लीज कंफ्यूज मत कर देना, सही है। यानी इस सिनेरियो के अंदर जब 12 की वेलोसिटी है तो रेजिस्टिव फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन जो आपके पास नीचे वाला पार्ट है इसमें उसने वेलोसिटी कम कर दी है, राइट। तो अब जो है उसकी वजह से, क्योंकि स्पीड की वजह से आपकी रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो जाए। आप जितना तेज जा रहे होगे उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स आएगी, आप जितना कम जा रहे होगे उतना कम रेजिस्टिव फोर्स, उतना जितना स्लो जा रहे होगे उतना कम रेजिस्टिव फोर्स होगी, राइट। तो रेजिस्टिव फोर्स आपके पास कम हो गई होगी, सही है। अच्छा, वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपने सेम यूज करनी है, सही है, ओके। सो हम बेसिकली एफ रिजल्टेंट, अच्छा उसने एक्सेलरेशन की हिंट दे दी, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स को फॉर्मूला लगा दो, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एम एफ, सही है। अब मे भी तुम कंफ्यूज होगे कि रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है, वेलोसिटी बोल रहा है, और वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, मास भी दिया हुआ है, तो इसको किस तरह से रिलेट करें। तो बेसिकली तुम्हारे पास ना ये दो फॉर्मूले यहाँ पे एक साथ रिलेट होंगे, सही है। और वो दो फॉर्मूले किस तरह से रिलेट होंगे, देखो उसकी फॉरवर्ड फोर्स कितनी है, सबसे पहले तो उसको देखते हैं। सो पावर जो जनरेट हो रही है वो कितनी है, पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम वेलोसिटी, राइट, ऐसे ही। अच्छा, उसने फॉरवर्ड पावर जनरेट कर दी है 600 वॉट की, राइट। अब ये फॉरवर्ड पावर सेम रहेगी, सही है। और लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है, सो उसकी जो है ना, आप उस वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, सो आपके पास फॉरवर्ड फोर्स आ जाएगी, सही। सो पहले फॉरवर्ड फोर्स जब आपने 12 से डिवाइड किया था तो फॉरवर्ड फोर्स छोटी आ रही थी, फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, राइट। तो 600 डिवाइडेड बाय 8, so I'm getting 75 Newton. सही है। So 75 Newton as my forward force, right? So this is my forward force, right? अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स में पता होना चाहिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, सही है। एफ फॉरवर्ड माइनस एफ बैकवर्ड। कभी भी ये फॉर्मूला लगाओगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम है, तो एक कोई एक फोर्स मत इस्तेमाल कर लेना प्लीज। हाँ, अगर फोर्स ही एक ही है और कोई और नहीं है देन फाइन, अदरवाइज दोनों फॉर्मूले दोनों फोर्सेस को इस्तेमाल करना, राइट। सो फॉरवर्ड फोर्स इज 75, राइट, एंड बैकवर्ड फोर्स इज विच वी आर इंटरेस्टेड इन, दिस इज आर।
अच्छा, कोशिश करना, एक और चीज, कोशिश ये करना कि जो वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की फॉर्म में उसने कोई चीज दी हुई है ना, उसी को अपने कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करना, राइट। वो इस चीज को थोड़ा सा डिस्करेज करता है कि अगर आपने जो है ना, जैसे यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आर दी हुई, आपने कोई और फोर्स के नाम से, एफ के नाम से या एक्स के नाम से यूज कर दिया। तो कोशिश करना ये करना, ऑल दो मैंने कभी नंबर कटते हुआ उसका नहीं देखा, लेकिन स्टिल आपको जो है इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। सही है, 0.5 ये आ गया, सही है। तो 75 माइनस 40 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू आर 50 60 70 75 25 हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास 25 होगा, 35 होगा, 75 माइनस 40 35 होगा, सॉरी। सही है। तो ये मेरे पास हो गया कंप्लीट, सही है। तो अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन, अच्छा आखिरी पार्ट है, उसके बाद सबकी मार्किंग की भी देख लेते हैं। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट टू, ओके। पार्ट टू में क्या बता दिया इन्होंने ऐसा? पार्ट टू में इन्होंने बताया कि when the cyclist is moving at the constant speed, okay, and your answer in part 4, okay, to show that uh, in this situation the resistive force R is proportional to the speed of the vehicle, the speed of the cyclist। ये तो बड़ा अजीब सा सवाल दे दिए। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसने हमें ये बता दिया है कि जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड थी 12 मीटर पर सेकंड की, तो 48 न्यूटन की वो थी, 48 न्यूटन की फोर्स थी, रेजिस्टिव फोर्स, राइट। और फिर जब उसने हमें स्पीड दी 8 की, तो रेजिस्टिव फोर्स हो गई तब 35 न्यूटन की। ओके, तो इसका कोई रिलेशन हम अगर देख लें, तो यानी ये बोल रहा है कि अच्छा अगर हम आर देखें, सो F was 48 Newton when R, yani R, sorry, resistive force was 45 Newton when V, velocity was 12, सही है, and resistive force was 35 Newton when velocity was 8, right? तो देखने में तो दोनों प्रोपोर्शनल तो लग रहे हैं, आर इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ओके। तो रेशियो कांस्टेंट दोनों के निकाल लेते हैं, राइट। अगर हम ये कर लें कि 48 इंटू 12, नहीं सॉरी, इनवर्स रिलेशन आता है ना, तो 48 डिवाइडेड बाई 12 एंड 35 डिवाइडेड बाई 8, सही है। अच्छा जी, तो अगर हम 48 डिवाइडेड बाई 12 करें, तो हमारे पास आ रहा है 4, और अगर हम 35 डिवाइडेड बाई 8 करें, तो हमारे पास आ रहा है 4.35, सही है। अच्छा, मे भी तुम पूछ रहे होगे कि डिवाइड क्यों कर दिया भाई, एमी। तो बेसिकली अगर तुम सोचो कि वो कह रहा है, उसने यहाँ पे अंग्रेजी लिखी है फारसी में, कि प्रोपोर्शनल है, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, विच मीन कि अगर तुम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी लगाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक अदद के टाइम्स वी, राइट। तो अगर तो प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है R1/V1 जिस के बराबर है, उसी के बराबर R2/V2 आना चाहिए, राइट। तो मैंने यही किया, दिस इज, इफ यू कंसिडर दिस एज R1 एंड दिस एज V1, एंड नीचे वाले को R2/V2, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली, अब इतना आ रहा है, देखते हैं कि वो कंसिडर करता है नहीं करता। तो अच्छा जनाब, सो आज पहले तो इसकी मार्किंग की चेक कर लेते हैं। ये हमने दो पार्ट की तो चेक कर दी, ओके, 576 इनका आ रहा है, एंड वी गॉट, ओके, राउंडेड ऑफ हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट में मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये क्यों लग रहा है, सही है, किस तरह से लग रहा है वो भी मैंने समझा दिया था, सही है। ये उन्होंने किया हुआ है डायरेक्ट, सही है। अब तुम्हें शायद डायरेक्ट ना समझ में आया हो, लेकिन ये फॉरवर्ड फोर्स जो है वो बेसिकली पावर और वेलोसिटी से उसने निकाल रखी है, राइट।
अच्छा जी, ओके। अच्छा, सो वो कह रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। सही है, सही। चलो, अच्छा, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, हमने कुछ कोई भी लाइन नहीं लिखी इसके अंदर ना, हमने आर निकाल दिया, हमने वी निकाल दिया, बट हमने एक्सप्लेन नहीं किया। सही है, सो हम कह देते हैं कि भाई द द आर सॉरी द या आप इसको कह रहे हो रेशो कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं बेसिकली द रेशो कॉन्स्टेंट यूजिंग बोथ पेयर ऑफ values are not same, so not proportional। ऑल दो अगर हम देखें तो इतना मतलब इतना आप जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन ये नहीं करे, मतलब हम सीआईस के अंदर ना, कैम्ब्रिज के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर इसको वो करता है। सही है, दूसरे बोर्ड्स के अंदर अगर आप देते तो ये प्रोपोर्शनल होता। सही है, लेकिन खैर, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। सही है। ओके, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लेते हैं इनकी। अच्छा, हमने ये दो चीजें देख ली थी। पार्ट सी में वो तुमसे बी का पार्ट टू में वो तुमसे कह रहे हैं, बी के पार्ट टू में हमने पहले वाले पार्ट में जिसमें ना हमने ये शो किया था 48 पे जो पावर पावर शो कर रहे थे। सही है। मोस्ट आंसर डिड इंक्लूड द अप्रोप्रिएट वर्किंग, हाउएवर द एक्सप्लेनेशन वाज लैकिंग इन मेनी पार्ट। ओके, तो शायद हमने भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। एक्सप्लेन योर वर्किंग उसने लिख रखा है। सही है, अब देखो वो हर चीज में एक्सप्लेन एक्सप्लेन योर वर्किंग कह रहा है। अब इसमें एक्सप्लेन योर वर्किंग कैसे करोगे? अब ये चीज ना इनफ नहीं है, मैंने तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन की थी, लेकिन ये चीज फारसी में भी लिखनी है, राइट। तो उसको लिख देते हैं कि एट कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स, राइट। सो अब ये दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अब वो यही चीज सिर्फ जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स होती है जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे होता है या नहीं होती। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट है देन फाइन, नहीं है तो फिर तुम फंस जाओगे। सही है। तो ये मैंने तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी, ऑल दो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी लेकिन लिखी नहीं थी, बट वो मेरा नंबर काटता उसमें, राइट। एक्सप्लेनेशन या नंबर तो उसमें एग्जाम मार्किंग की में तो उसने कोई नंबर ऐसे नहीं काटा हुआ है। अच्छा, अच्छा, वो बेसिकली देखो, फोर्स फ्रॉम द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। दिस इज द रैंडम इंडिपेंडेंट मार्क जो कि तुम्हें दे रहा है, राइट। एक्सप्लेनेशन का एक नंबर दे रहा है, फिर इस वाली होशियारी का तुम्हें एक नंबर दे रहा है, राइट। आंसर चूंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है तो आंसर को कोई मार्क नहीं तुम्हें दे रहा। तो ये तो मैं तुम्हें बता दी, ये मेरी गलती थी, मैंने भी इसको करेक्ट कर लिया। सही, तुम भी इसको प्लीज करेक्ट कर लेना जब भी एक्सप्लेन योर वर्किंग आएगी। तो जो फिजिक्स तुम वहां पे अप्लाई, यानी जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई करके कैलकुलेशन करे, उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें लिखना भी होगा, राइट। तो इसको प्लीज देख लेना। अच्छा, तुमसे पार्ट थ्री के अंदर जिसके अंदर हमने टेंजेंट बना के एक्सेलरेशन निकाला, ये वाला दिस 1.5 वाला, तो इसमें तुमसे कह रहा है कि वेयर अ टेंजेंट इज टू बी ड्रॉन देन केयर नीडेड टू बी टेकन टू इंश्योर दैट द लाइन ड्रॉन इज बाय आई एक्सेप्टेबल। ओके, तुम स्केल पेंसिल से पूरी बनाना डायग्राम। सही है, अपने पूरे औजार लेके जाना, ऐसे होशियारी में जो है ना, खाली पीली में लाइन नहीं बना देना, किसी मुल्क की बाउंड्री तुमने बना दी फिर वो टेंजेंट पता ही नहीं चल रहा है। सही है। So there were many instances where the tangent cut the curve or do not touch it at the relevant point, right। मतलब बच्चों ने इस तरह से बनाया था कि वो टच ही नहीं कर रहा, या कोई बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, मेरे भी शायद इस तरह से हो रहा है कि जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं जिसमें टच हो रहा है। अगर तुम देखो, ये देखो, देखो इस तरह से मत करना, मैं तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। सही है, मतलब इस तरह से नहीं करना, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एनोटेट करके तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, मैं ये इस तरह से ना,
So it's quite difficult for me. नो, गलत हो गया ये। ये भी गलत हो गई लाइन। कम ऑन। एक्चुअली मैं इस लाइन को वो नहीं कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग, लेट्स से कि अगर मेरा बन जाता है तो। नॉट एक्यूरेट, बट ओके, थोड़ा सा ना टिल्टेड होनी चाहिए। मतलब मैं इस लाइन को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ खुद से, ये पता नहीं क्या है इसका, जूम का पता नहीं कोई केस चल रहा जाने। तो खैर, ये उनका पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि मैं इस लाइन को फर्दर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये है, ये मैं इसको थोड़ा सा पेपर को अपने एडजस्ट कर लेता हूँ, नहीं छोड़। खैर, तो ये बेसिकली तुमने इस चीज को ना वो मेंशन कर रहा है कि ये गलत है, राइट। तो तुम उस चीज को प्लीज देख लेना कि स्केल से बनाना। यानी कहने का मकसद ये है कि स्केल से इस तरह से बनाना कि अगर तो ये डॉट है, सही है, अगर तो उसने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने का बोला है, सही है, तो आपने मेक श्योर करना है कि टेंजेंट सिर्फ इस पॉइंट को टच करे और इसके अलावा बाकी ऊपर ऊपर हो, राइट। ये तुमने मेक श्योर करना है, सही है। पेंसिल शार्प करके जाना, सही है। 4 दिन पुरानी मजदूरों वाली पेंसिल नहीं लेके जाना, जो वो जो है ना पहले घिसते हैं फिर उसके बाद निशान लगाते हैं, वो मजदूर वाली पेंसिल मत लेके जाना, उसको शार्प कर लेना और वहां पे जो है ना फिर उस तरह से इस्तेमाल करना है, राइट। तो खैर अच्छा जी, सो उसने यहाँ पे जो है ना ग्रेडियंट पे जो मसले मसाइल थे उसने वो बता दी। इट वाज प्लीजिंग टू नोट दैट वेयर वर फ्यू इंस्टेंस वेयर द ग्राफ ग्रिड वाज नॉट रीड करेक्टली। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसे भी है। कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जिन्होंने जैसे ये .2 का ऊपर जो है ना जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो उन्होंने सही रीड नहीं किए। 6.2 और 6.48 एंड सो ऑन, सही है, वो उन्होंने सही मेजर नहीं किया, सॉरी, बल्कि 6.6 आ रहा था यहाँ पे, सही है, और यहाँ पे 6.8 आ रहा था, राइट। तो वो उन्होंने सही नहीं रीड किए, so उससे वो गलत हुआ, सही हो गया। सो ये सारी अब कुछ गलतियां जो कि उन लोगों ने की हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द ग्राफ जिसके अंदर कर्व होता है, सही। अच्छा, अगले पार्ट में तुमसे कह रहा है कि जिसके अंदर हमने एम ए लगाया है। इन सम आंसर्स द ड्राइविंग फोर्स वाज कंफ्यूज विद द वेट ऑफ द साइक्लिस्ट, राइट। In other, the force was calculated as the product of mass and the acceleration। ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसा कभी भी मत करना प्लीज, सही है। एम ए लगा के मत कर देना, सही है, वो आंसर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, सही है। Most candidate did however attempt to relate driving force to resistance and the resultant force, right। so तुम प्लीज इस तरह से, आई होप तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करके बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, सही है। सो एम ए की जगह पे जो तुम एक्सेलरेशन दे दोगे, बट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रिजल्टेंट फोर्स, नॉट द रेजिस्टिव फोर्स, नीदर द फॉरवर्ड फोर्स, राइट। सो तुमने उसको एक्सपैंड करके लिखना है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू एम एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट, राइट। तो समझ गया आई थिंक। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 5 के अंदर कि जिसके अंदर हमें प्रूव करना था, अब देखते हैं वो क्या अंग्रेज क्या कह रहा है। तो ये डिस्पाइट बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू यूज द आंसर फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट देयर वर मेनी आंसर व्हिच डिड नॉट इंक्लूड। अच्छा, उनको लिफ्ट ही नहीं कराई है, मतलब एग्जामिनर ने कुछ कह दिया, एग्जामिनर को लिफ्ट ही नहीं कराई, फुल हैवी लेवल इग्नोर मार दिया, सही है। Candidate were expected to relate the resistance to the speed at this and this and hence come to a valid conclusion, सही है। रेजिस्टेंस मतलब वो है रेजिस्टिव फोर्स वाली है, सही है ना। तो वो हमने करके देख लिया, रेशियो कांस्टेंट निकाल लिया, एक में 4 आ रहा है, एक में 4.37 आ रहा है, राइट। और हमने जो है ना उससे बता दिया कि भाई द प्रोडक्ट द रेशियो कांस्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, राइट। अच्छा जनाब, आगे आ जाओ भाई। तुमसे अगले अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि a circuit used to measure the power transfer from a battery is shown in the figure 4.1। The power is transferred to variable resistor of a resistance। तो मैं देख पा रहा है कि सिंपल से सीरीज सर्किट दे रखा है उसने, एक रियल बैटरी दी है, आइडियल नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है उसमें, सही है। The battery has an electromotive force E, internal resistance R, there is a potential difference V across R, okay। मतलब यहाँ पे जो है ना जो वोल्ट मीटर है उसपे वी आर है, सही। यानी जो बैटरी है वो बैटरी यानी अगर जो ईएमएफ है, सो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, तो उसमें से जो है ना
ई माइनस वी करोगे तो वो जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे ड्रॉप होगा, बाकी जो है वो उसके टर्मिनल पे आ जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, द current in the circuit is I. Okay, by reference to the circuit shown in the figure, distinguish between the definition of EMF and potential difference. अरे भैया हैवी हो गया। अच्छा, ईएमएफ अगर तुम देखो केमिकल टर्म में या एनर्जी कन्वर्सेशन में, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहते हैं ईएमएफ को, और वर्क डन को। अच्छा, ईएमएफ जो होती है वो फिर किसी भी बैटरी पे होती है, राइट। मतलब वो एमई कहीं जगह किसी भी और जगह पे नहीं हो सकती, ईएमएफ सिर्फ बैटरी पे हो सकती है, राइट। और बैटरी पे क्या मतलब पीछे से, यानी हम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल के बजाय अदर फॉर्म से इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने, यानी अगर आप ऐसा कंसिडर करो कि आपने जो है ना, और गाड़ियों के अंदर जैसे पानी वाली बैटरी होती है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है या जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला हुआ होता है पीछे से जो है ना, आपने उसको कनेक्ट किया हुआ होता है, राइट। रिएक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है ना वोल्टेज जनरेट होता है, राइट। वोलेटिक सेल्स हम लोग ने पढ़ेंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहा होता है, राइट। तो वो एक बहुत जनरल सा मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब लाइक आप जो है कोई 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 सोलर से आप जनरेट कर लो एनर्जी, लाइट से, यानी लाइट टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो खैर इन्होंने ये मोस्टली जो है ना मार्किंग की के अंदर यही लिखते हैं कि ईएमएफ इज बेसिकली द एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, राइट, while PD is as a chemical to electrical at battery, right? At the Y। अच्छा, और इसके अंदर भी जो है ना अच्छा मैं बता दूं, एंड PD is electrical to PD is a conversion, energy conversion of energy conversion of electrical to thermal, right? So yeah, at a component, right? ये हो गया। और आप दोनों में कह दो पर यूनिट चार्ज, राइट। क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन नहीं बनानी है, उसने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ यानी वोल्ट्स पूछा है, वोल्ट्स का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन ओवर चार्ज होता है, राइट। तो इसलिए मैंने पर यूनिट चार्ज किया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाला था, इसलिए देख लेते हैं मार्किंग की एग्जाम में रिपोर्ट में क्या बोलते हैं। ये तो खैर ये रट्टे वाली चीज़ है, तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। अब देखो तीनों पे जो है ना ये एम, दो पे एम मार्क दे रहा है, मतलब तुमने ये दोनों मार्क लिए होंगे तो तुम्हें तीसरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा, फोर का देखें अगर हम, many statements were based on the general statement as EMF and the potential difference many। अच्छा देखो, अदर फॉर्म की बात कर रहे हैं, rather than energy changes relevant to the given circuit, ओके सही है। सो वो हमसे बोल रहे हैं कि आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है, हमने जितना बोला उतना ही करो, होशियारी मत आपको, सही है। तो अच्छा, तो गिवन सर्किट है, गिवन सर्किट के अंदर अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर लगा रहे हो तो वेरिएबल रेजिस्टर के अंदर थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, सो इलेक्ट्रिकल से थर्मल तो यहाँ पे सही आ रहा है, राइट। और यहाँ पे जो उसने बैटरी लगाई हुई है उस बैटरी के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रिकल केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, राइट। वरना जो भी मतलब अगर मैग्नेटिक होती है, सोलर होती है, तो उसके सिंबल अलग अलग होते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा हमारे वो बनने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम है आप सही कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अदर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। सो अगर तो जनरल पूछा देन गो विद द अदर फॉर्म्स, सही है। एंड अगर तो रेलेवेंट टू सर्किट पूछे तो आप ये कर लो, सही है। कहता है कि यूज द किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी वोल्टेज वाला, डिटरमिन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट आई इन द सर्किट, ओके। तो करंट आई जो है वो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तुम्हें पता है कि जो भी किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है वो क्या कहता है कि ईएमएफ, सम ऑफ द ईएमएफ
इज इक्वल्स टू पी डी, राइट। जितने भी ईएमएफ हैं, यानी जितने भी बैटरी सोर्सेज हैं, उनसे जो भी ईएमएफ जनरेट हो रही है वो सारी की सारी बराबर होगी उन तमाम ईएमएफ की समेशन पे जो कि उन तमाम पीडी पोटेंशियल डिफरेंस के समेशन पे जो कि ड्रॉप हो रही है कहीं कहीं कंपोनेंट पे, राइट। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमारे पास है ई, राइट। और पीडी हमारे पास कहाँ कहाँ आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसको कह देते हैं वी अक्रॉस छोटा वाला आर, और इसको हम कह देते हैं वी अक्रॉस बड़ा वाला आर, राइट। तो जो किरचॉफ का लॉ हो गया वो हो गया वी अक्रॉस छोटा वाला आर प्लस, सॉरी, प्लस वी अक्रॉस बड़ा वाला आर, सही है। उसने कहा कि डिटरमिन एन एक्सप्रेशन इन फॉर द करंट, करंट की फॉर्म में बनाना है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई टाइम्स छोटा वाला आर प्लस आई टाइम्स बड़ा वाला आर, राइट। तो आप जो है, अब आप इसको सब्जेक्ट बना लो अगर बनाना चाहो, तो ई ओवर छोटा वाला आर प्लस बड़ा वाला आर इज इक्वल टू आई, राइट। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन। ओके, आई होप सो ये तो समझ में आती होगी, तो सिंपल सी थी, सही है। अब वो ऊपर जो उसने कहानी निकलवाई उसी से वो कुछ ना कुछ करवाएगा, राइट। अच्छा, तो वोल्टेज और करंट का उसने ग्राफ दिए, विद द वेरिएशन विद टाइम, द वेरिएशन विद द करंट हाई ऑफ द पीडी आर इज गिवन इन द फिगर 4.1। देखो सिंपल सी चीज़ है, अब ये वाला ग्राफ है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, पीछे वाले क्वेश्चन से कंसर्न करो कि उसने क्या निकलवाया है, उसमें से कोई ना कोई चीज़ तो वो यूज़ करेगा, राइट, खैर। अच्छा, वी जो है वो बेसिकली क्या था, अगर तुम याद करो तो वी ये था, ये यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा था वो ये था, ये वी है, सही है। ये इसको वी मत समझ लेना, राइट, वो ई की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, राइट। ये जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है उसको वोल्टेज मत समझ लेना, वो ई ही है, सही है। और ये जो उसने जो चीज़ उसने ऊपर से बताई भी ना वो उसी में तुम्हें लेके चलेगा, राइट। वो तुम्हारे जज्बात नहीं बदल देगा, तुम उसकी टेंशन भी लेना, ये वी है तो ये वी ही रख रहा है, राइट। अच्छा जनाब, अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी ना इसकी वो करके मैनिपुलेट करके दिखा दूं तो ना तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तुम याद करो, हमने इक्वेशन बनाई ई इक्वस टू वी अक्रॉस छोटा वाला आर प्लस वी अक्रॉस बड़ा वाला आर, सही है। उसने क्या होशियारी नापी है कि वी अक्रॉस बड़े वाले आर को ले लिया वाई एक्सिस पे और करंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, हम भी कर लेते हैं आज। तो वी अक्रॉस बड़ा वाला आर यानी वी अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो यहाँ छोड़ देते हैं, ई माइनस आई, राइट, छोटा वाला ई माइनस, सॉरी 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 सॉरी, वी टाइम्स आर, राइट, छोटा वाला आर। अच्छा, इसको एक्सपैंड अगर हम कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं वी टाइम्स आर माइनस ई, तो आई होप से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। इसको अगर हम एक्सपैंड कर लें तो हमारे पास, इसको मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ को एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आई टाइम्स छोटा वाला आर माइनस ई, राइट। अच्छा, मैंने साइन प्लस का यहाँ पे लगना है, ओके। अच्छा, अब जरा ना इसको y को स्ट्रेन प्लस सी से कंपेयर कर लो, सही है। सो ये तुम्हारे पास y एक्सिस पे, सही है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस पे, ये ये तुम्हारे पास है x एक्सिस पे, राइट। और ये तुम्हारे पास है m, राइट, प्लस सी, देखा तुमने, देखा, अब जिंदगी सुकून में आ जाएगी, राइट। तुम्हें पता है कि y एक्सिस पे वोल्टेज दिया हुआ है, x एक्सिस पे करंट दिया हुआ है, और तुम देख रहे हो ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव में आ रहा है, राइट। और इंटरसेप्ट क्या बता रहे हैं तुम्हें ग्राफ का, तुम्हें ग्राफ का इंटरसेप्ट बता रहे हैं ईएमएफ, राइट। अब देखो, जब तुमने इस चीज को रिलेट कर लिया ना, अब आगे चलोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो, ईएमएफ बोल रहा है, ईएमएफ का मतलब है ग्राफ का इंटरसेप्ट निकाल दो, तो ये वो तुमसे बोला है डिटरमिन फ्रॉम द ग्राफ, राइट, 4.2। तो अगर देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे, छः से, तो ये हो जाएगा 5.8 हो जाएगा, राइट। कल 1 2 3 4 5, 5.2 4 6 8, सही, 5.8 आ रहा है। अच्छा जी, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें पता है ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट निकाल लो फौरन से। सो ग्रेडियंट, अच्छा, 2 नंबर दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा ना इसको लिफ्ट करा देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू द ग्रेडियंट, सही है, ग्रेडियंट, सही है। अच्छा जी, सो अब ग्रेडियंट के लिए क्या करें, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं स्टार्टिंग वाला जहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस है 5.8 पे, राइट। एंड ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। सो this is 2 and 2.2, right, 2.2, ओके। सो अच्छा, नेगेटिव ग्रेडियंट है, सो हम ले लेते हैं 5.8 माइनस 2.2, 0 माइनस 2, राइट। तो ये हमारे पास आ गया जनाब।
So 5.8 minus 2.2 divided by 2, right? So 1.8 माइनस में आ रही, राइट? अच्छा, अब बेसिकली ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है, राइट? और इंटरनल रेजिस्टेंस में आपको बता रहा है, नेगेटिव साइन तुम लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो तुम उसको इग्नोर भी करा सकते हो, सही है? अच्छा जनाब, use the data from the calculate the power transfer to R for the current of 1.6 amps. ओके, कहते हैं कि जब करंट 1.6 एम्पियर है, क्या मतलब 1.1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1.6 पे वोल्टेज हमारे पास 2.2 4 6 8 2.9, सही है? तो 2.9 का वोल्टेज हमारे पास आ रहा है और हमारे पास 1.6 का करंट आ रहा है, तो थक से फॉर्मूला लगा दो, पावर इक्वल्स टू वी आई। सही है, पावर हमारे पास है, वोल्टेज 2.9 आ रहा है, करंट हमारे पास आ रहा है 1.6, सही हो गया। ओके, सही, अच्छा जी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.9 इंटू 1.6, 4.6, राइट? 4.6। अच्छा जनाब, चलो ये हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है यूज योर आंसर इन सी का पार्ट 1 एंड डी का पार्ट 1। सी के पार्ट 1 में क्या निकाल दिया? ओके, सी का पार्ट 1 एंड डी का पार्ट 1 टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। तो एफिशिएंसी आपको पता है कि ये तो एनर्जी आउटपुट ले लो, पावर आउटपुट ले लो, सही है? तो पावर यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट, सही है? तो तुम्हारे पास जो यूजफुल आउटपुट आएगा वो तुम्हारे पास वही होगा जो कि तुम्हारे पास रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है, दैट इज वी आई, राइट? और जो तुम्हारे पास टोटल इनपुट है वो तुम्हारे पास वही होगा जो कि बैटरी जेनरेट कर रही है, बैटरी का ईएमएफ है ई, राइट? टाइम्स बैटरी से करंट सर्किट, सीरीज सर्किट है तो सेम होगा, राइट? तो तुम ले लो, वोल्टेज तुम्हारे पास आ रहा है 2.9 का, सही? अब देखो ये वाली पूरी वैल्यू एग्जैक्टली मत हो क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आई से आई कैंसिल कर दिया एंड 5.8 आ गया, राइट? इंटू 100 कर देते हैं, सही है? तो 2.9 divided by 5.8, so it is 50%, सही हो गया? अच्छा जी, इसकी कहानी देख लेते हैं, ऑल्दो इतना इतना कोई मुश्किल नहीं था ये। हाँ, सही है, एनी सब्जेक्ट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमने जो कि चौक का लॉ लगाया था, 5.8 दे दिया, 1.8 दे दिया। एविडेंस ऑफ ग्रेडियंट कैलकुलेशन और कैलकुलेशन विद द वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, राइट? हमने लिख भी दिया है, हमने ग्रेडियंट भी निकाल के दिखा दिया, हमने सारी चीज़ें करके दिखा दी, सही है? एंड ये भी हमारे पास आ रहा है, एफिशिएंसी के लिए भी ये आ गया, सही है? सही है, मैंने पूरी चीज़ दिखा दी है, वी आई ये पूरा दिखा दिया, उसको कैंसिल भी करके दिखा दिया, राइट? तो अच्छा, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन में ऑल तो इतना मुश्किल नहीं था यार। Many statements were based on the general अच्छा ये बता दिया, आंसर टू दिस पार्ट वाज जनरली satisfactory, it was not necessary for the current to be the subject of the equation, जिसके अंदर तुमने वो इस्तेमाल करना, किरचॉफ का लॉ इस्तेमाल किया, ये वाला, सही है? करंट के लिए तो जरूरी नहीं है, तुम अगर ये वाली फॉर्म भी दे दो तो भी सही, नहीं सॉरी, ये वाला ऊपर वाला ना दो, करंट की फॉर्म में एटलीस्ट कन्वर्ट कर दो तो फिर वो चल जाएगा। So yeah, there were numerous instances where the EMF was given as 6 rather than 5.8। सही है, तो ग्राफ वाले बार नहीं मारना प्लीज, उसको देख के करना। सही है। अच्छा, पार्ट 2 जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई थी, ग्रेडियंट से। A minority of the candidate confused the external resistance with the internal resistance. The majority did, however, use the graph correctly to determine the internal resistance। सही है, तो तुमने इंटरनल रेजिस्टेंस में ग्रेडियंट से निकालना है। देखो ग्राफ अगर चेंज होगा ना, ये इक्वेशन चेंज होगी तो उससे ग्राफ की और वैल्यूज भी चेंज हो सकती है, तो तुमने इस चीज को रट्टा नहीं लगाना, ये चीज को रट्टा नहीं लगाना प्लीज। ये डिफरेंट सिनेरियो के अंदर वो एग्जामिनर तुम्हें चेंज भी करके दे सकते हैं, तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। तुम्हें ये चीज बनानी आनी चाहिए खुद से, मेरे को रट्टा नहीं लगा हुआ था, मैंने खुद ही बनाई है अभी तुम्हारे सामने और फिर उसको फिर उसी से सॉल्व किया, राइट?
तो ये रट्टा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, या मतलब समझी भी होनी चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सही हो गया। अच्छा जी, द कैलकुलेशन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जिसके अंदर पावर निकालनी थी, राइट। ये वाले पार्ट जिसके अंदर 4.64 वो बोल रहे हैं, सही है, तो वो सही आ रहा है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट के अंदर द नंबर ऑफ द कैंडिडेट द नंबर ऑफ करेक्ट responses was in minority. Okay, the usual mistake was to divide the answer in D का part 1 by B का part 1, आई D का part 1 जो कि ये वाला था by B का part 1। B का part 1 तो कुछ भी नहीं निकाला मैं। C का part 1 कहना चाह रहा हूँ मैं, जाने मैं 5.8 से ले जाने। अच्छा, या फिर आपने जो इक्वेशन निकाली उससे डिवाइड करवा रहे में से, there is clearly in this is clearly incorrect and should have been recognized as such. A pure number cannot be provided by dividing a power by an EMF, right? हाँ, ये इसको प्लीज ध्यान में रखना। मतलब जो है ना, तुमने 4.6 ऊपर तो ले ली पावर 4.6, और नीचे तुमने ले ली ईएमएफ, राइट, तो वो गलत हो जाएगा, राइट, उस पर तो कोई नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, राइट। तो तुम्हें पूरा काम करना है, लॉजिकली करके दिखाना है, राइट। एम ही नहीं नाप देना, कुछ गलत हो जाएगा वरना, सही है। अच्छा जी, तो कितने क्वेश्चन बाकी हैं यार, हाय हाय, चले जा रहे हैं तो। अच्छा जी, आ जाओ आगे देखते हैं। स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज नॉट कॉमन टू द अदर ट्रांसवर्स वेव। ओके, हाँ हाँ हाँ, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उसकी, चलो स्पीड तो दोनों की होती है, सही है। तो दे कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस, राइट। तुम ये मत लिख देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करती हैं, देखो स्पीड के साथ ट्रैवल करिए ना, स्पीड दूसरी वेव में भी है, इसमें भी है, राइट, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये भी मेरे ध्यान में आ रहा था खुराफात। खैर, the seven region of the electromagnetic spectrum are represented by the block labeled A to G. Okay. अच्छा जनाब, विद द डिक्रीजिंग वेवलेंथ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वेवलेंथ होने वाली है, सही है, और वहाँ पे सबसे छोटी वेवलेंथ होने वाली है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन हुआ करे ना, उनको ना पहले अपनी तरफ से लिख लिया करो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, ये बेसिकली साइकोलॉजी गेम है कि मतलब उसने ना एक तो ये लिख दिया, सही, यूजुअली इसका उल्टा दिया हुआ होता है आपको, राइट। मतलब यहाँ पे आपके पास गामा होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइक्रोवेव दी हुई है, सही है। तो एक तो उन्होंने ये उल्टा कर दिया, दूसरा फिर वो अगर नीचे कुछ भी लिख देगा ना, या कुछ पूछ लेगा, तो अब तुम कंफ्यूज हो गए, अब तुम्हारे दिमाग पहले उसी को सोचेगा कि ऐसा ही हो सकता है, राइट। तो इसलिए पहले जब भी कोई डायग्राम दी हो, कोई ग्राफ दिया हो, कोई चीज दी हो, पहले उसको अकेले से सॉल्व कर लो रैंडमली, राइट। मतलब एक्सक्लूसिव टू द क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन पे ले लो, सही। सो खैर, अगर अगर तो तुम्हारी फिजिक्स इतनी अच्छी है, अगर नहीं है देन देन तुम शुरू कर दो क्वेश्चन, अल्लाह से फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, सही है। सो हमारे पास जो है डिक्रीजिंग वेवलेंथ, यहाँ पे आ गई यहाँ पे आ गई रेडियो वेव, सही है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल स्पेक्ट्रम, यूवी, सही है, एक्स रे एंड हमारे, राइट। अच्छा जनाब, तुमसे क्या पूछ रहे हैं, नेम द बी, माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव की वेवलेंथ तकरीबन 2 सेंटीमीटर होती है, 2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 2, सही है, 1 सेंटीमीटर का, तो सही। नेम ई, ई क्या है, यूवी लाइट है। अच्छा, वॉयलेट, राइट। वेवलेंथ इसकी होती है, अब वॉयलेट अगर तुम देखो तो 3 एक्सपोनेंट-7 होती है, सही है, तो ये होती है तकरीबन 1 एक्सपोनेंट-7, सही है। एफ एक्सरे, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 एक्सपोनेंट-10, राइट। तो ये बस तुम्हें इसकी वैल्यूज जो है ना होनी चाहिए यार, और ये इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव होगा, सही। ऐसा नहीं होगा कोई एक वैल्यू गिवन है, मैंने एक वैल्यू इस तरह से याद रखी हुई है कि जो है ना लाइक आसानी रहती है, सही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। ओके, सो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाओ, सही है। वी हमारे पास सी के बराबर होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 एक्सपोनेंट 8, राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 500 एक्सपोनेंट नेगेटिव नेगेटिव 9, सही है, इक्वल्स टू एफ।
So 3 exponent 8 divided by 500 exponent negative 9. So I'm getting 4 exponent 14 hertz, right? All the wave in the spectrum are shown can be polarized. Explain the meaning of the term polarization. सही है, okay. तो पहले ये सिलेबस में था 2016 तक, फिर उसके बाद उन्होंने निकाल दिया, फिर उनको कुछ चलो उन्होंने दोबारा ऐड, राइट। तो अब जो 2023 के सिलेबस में है तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन द मीनिंग, अच्छा पोलराइज्ड लाइट, सही है। सो व्हेन लाइट इज मेड टू oscillate in one direction only, perpendicular to the mm, energy propagation, सही है। सो वो आपके पास पोलराइजेशन होगी, सही है। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक लाइट है, सही है, तो अगर तो वो लाइट तुम्हें इस तरह से दिखती है, मैं थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, सही है। अगर तो वो लाइट हर जगह पे ऑसिलेट हो रही है, राइट, सही है, और तुमने फिर यहाँ पे पोलराइजर रखा, राइट, और पोलराइजर से जब वो पास हुई तो वो जो है ना किसी भी एक एक प्लेन पे ऑसिलेट होने लगी, राइट, या तो वर्टिकल ऑसिलेट होने लगी या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट होने लगी, राइट। तो ये जो है ना पोलराइज्ड लाइट हो गई, सही है। सो डन, यस डन। लेट्स सी, ये तो बहुत सिंपल था। देखो भाई, ये जो है ना इसने ये दी हुई पूरी, सही है, सिंपल सी चीज़ें निकलवा दी। अच्छा 6, अगर 0.0 नहीं लिखा होगा तो वो, चलो 0.0 लिख लो तो बेहतर है, ऑल्दो यहाँ पे इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दे एक्सेप्ट 6 एक्सपोनेंट 14 एज वेल एज 6.0 एक्सपोनेंट 14, राइट, बट द बेटर वुड बी 6.0, राइट। अच्छा, वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन इन वन प्लेन हमने लिखा, ओके, ऑसिलेशन इन वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सही। तो ये रट्टे वाली डेफिनेशन है, रट्टे वाली चीज़ है इसमें। अच्छा, उसने कहा और गुड स्केच शोइंग दिस, सही है। तो अगर तुम्हारा मेरे जैसे स्केच है तो तुम लिख लेना प्लीज, सही है, वरना फिर तुम बना लेना, सही है। तो ये सही हो गया। सो इसके अंदर कोई ऐसे जिसने मार्किंग की में कोई एग्जाम रिपोर्ट में बात नहीं की होगी। अच्छा जनाब, इस अल्फा पार्टिकल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट है। अल्फा बीटा भी कोई लिखा है, अच्छा, खैर। The answer of the meaning of the polarization were not of the highest standard. Candidate need to distinguish clearly between the vibration in one plane and vibration in one direction in a plane. सही है, ओके। तो ये अलग अलग चीजें। वाइब्रेशन इन वन प्लेन का मतलब है कि सिर्फ अब आप एक ही प्लेन पे वो लाइट ऑसिलेट कर सकती है, ऊपर नीचे एक ही प्लेन पे होगी, राइट। जिस तरह से तुमने देखा होगा कि कुछ लेजर्स होती हैं, लेजर, सही, तुम उनको साइड से देखोगे तो एक सिलेंडर ऑफ लाइट पूरी जा रही होगी आगे, राइट। और तुम सामने से देखोगे तो वो लाइट तुम्हें स्ट्राइक करेगी और तुम्हें तुम्हारी आंखों में लगेगी, लेकिन साइडों से वो लाइट तुम्हारी आंखों को वो नहीं करेगी, मतलब तुम्हें ना इरिटेट नहीं करेगी। सामने से देखोगे तो जाहिर बात है वो जिस तरह से लाइट तुम्हें जो है ना आंखें चुंधी आ जाती हैं, तो उस तरह से वो तुम्हारी आंखें हो जाएंगी, तो ये ग्लेयर वाली हो जाएंगी, सही है। तो ये बेसिकली जो है ना हम पोलराइजेशन कहते हैं, सही हो गया। अच्छा जनाब, आगे आ जाओ। तो तुमसे कहते हैं बीटा रेडिएशन इज इमिटेड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। अच्छा, ये सिलेबस में अब नहीं है, ये A2 के अंदर जा चुका है, तो इस पूरे पार्ट को तुम छोड़ सकते हो कि स्पॉन्टेनियस क्या है, स्टेट द रेडिएशन। अच्छा, इसकी हमें कुछ वो बतानी है, ये भी नहीं है, तो इसको तुम फिलहाल के लिए स्किप कर दो। ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पर्टिकुलरली ये वाला जो पोर्शन है, जो रेडियो एक्टिविटी का है, रेडियो एक्टिव डिके का है, स्पॉन्टेनियस रैंडम रेडियो एक्टिव डिके, ये सारा B2 के अंदर आ चुका है, राइट।
तो अब जब हम A2 के अंदर आएंगे तो इसको वहाँ देखेंगे। सही हो गया। तो फिलहाल पेपर आप लोग को यहीं तक था। चले।